बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गांव का जागीरदार बड़ा ही जालिम था और मेरे बाबा उसके यहाँ मुलाजमत करते थे और हफ्ता हफ्ता उन्हीं के डेरे पर रहते। हमारे घर की रोजी रोटी उसी के हाथ थी। घर में हम 3 बहनें कंवारी थी। बड़ी बहनों की शादी की उम्र गुजरी जा रही थी, पर गुर्बत की वजह से कोई रिश्ता न मिलता। एक दफा अब्बा 2 दिन तक घर न आए और घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। अम्मा ने मुझे अब्बा को बुलाने जागीरदार की हवेली भेजा। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो उन लोगों ने अपने मुलाजमों के हाथ हमारे घर बहुत सारा राशन भेज दिया। पर जब अब्बा एक हफ्ते बाद घर आए तो उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरी रूह लरस गई। अब्बा ने कहा कि जल्दी से नूरी को तैयार करो, आज इसका निकाह होने वाला है। मैं सब बहनों से छोटी थी, फिर भी मेरी शादी कर दी गई। पर जैसे ही मैंने अपने दूल्हे को देखा, जान ही निकल गई। ये तो वो ही। अपनी अम्मा की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। कल शाम से हम सब लोग भूखे बैठे थे। खाने के लिए घर में कुछ भी ना था। तमाम राशन खत्म हो चुका था। अब्बा का इंतजार कर करके थक चुके थे। घर में बस हम 4 लोग ही थे, 3 हम बहनें और चौथी मेरी माँ। मैं सोच रही थी कि अब्बा आखिर इतने दिनों तक घर क्यों नहीं आते। उसी वक्त मेरी अम्मा ने मुझे आवाज लगाई और कहने लगी, नूरी पुत्र, जाओ और जागीरदार के डेरे से अपने अब्बा को बुला कर लाओ। उन्हें कहना कि घर में राशन खत्म हो गया है। मैंने अम्मा की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और चादर उठाकर जागीरदार के डेरे की तरफ चल पड़ी। मेरे अब्बा कई सालों से इस जागीरदार के डेरे पर काम करते आ रहे थे। मैंने सुना था कि जागीरदार बहुत जालिम है। इसी वजह से मुझे उसके डेरे पर जाने से डर लगता था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बा भी वहां काम करें। लेकिन मैं उन्हें रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे मालिक के अलावा और किसी के काम में मजा नहीं आता। और मेरे अब्बा साथ में ये भी कहते थे कि जागीरदार के अलावा उन्हें कोई भी इतने पैसे नहीं दे सकता जितने में उनके घर का गुजर बसर हो जाए। मैं सोचती थी कि हमारे घर का गुजर बसर कहाँ हो रहा है। गुर्बत की वजह से बड़ी 2 बहनों की शादी की उम्रें निकली जा रही हैं और कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। जब राशन आता तो काफी दिन निकल जाते और कभी कभी घर में खाने के लाले पड़ जाते। और ऊपर से अब्बा हफ्तों तक घर नहीं लौटते थे डेरे से। जागीरदार का जुल्म पूरे गांव में मशहूर था। वो किसी भी इंसान पर रहम नहीं करता था, लेकिन उसके आगे कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बेतहाशा पैसा और जमीनें थी जिसके दम पर वो बोलता था। मुझे ऐसे जालिम लोगों से सख्त खार थी। मैं जागीरदार के बारे में सोचते हुए उन्हीं के डेरे तक पहुंच गई थी। डेरे पर तमाम मुलाजिम थे, लेकिन वहां पे मेरे वालिद कहीं भी नहीं थे। मैं परेशान हो गई। मैंने उनमें से एक मुलाजिम को बुलाकर पूछा कि चाचा, आपने मेरे वालिद को कहीं देखा है? तो वो मुझे कहने लगे कि मेरे वालिद जागीरदार के साथ बाहर गए हैं। मैं वहां कुछ देर तक इंतजार करती रही और थोड़ी ही देर बाद जागीरदार की गाड़ी डेरे के अंदर दाखिल हुई। मेरे अब्बा ने गाड़ी से उतरकर उसका दरवाजा खोला और जागीरदार बड़े क्रोफर से बाहर निकले। मेरे अब्बा की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो मेरी तरफ दौड़े चले आए और मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मैंने उन्हें कहा कि अब्बा, घर में राशन खत्म हो गया है, माँ बहुत परेशान है। मेरी और मेरे बाबा की बातें जागीरदार ने भी सुन ली थी, लेकिन वो चुपचाप वहां से चले गए और मेरे अब्बा ने कहा, तुम घर चलो, मैं राशन भिजवा देता हूँ। मैं जैसे ही घर पहुंची, थोड़ी देर के बाद हमारे घर में बहुत सारा राशन आ गया। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और परेशानी भी खत्म हो गई। मेरे अब्बा घर पे 1 हफ्ते बाद आए। उस दिन वो काफी परेशान थे। मैं उनकी छोटी बेटी थी और मैं भागते हुए अब्बा के पास गई। मैंने पूछा, अब्बा, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? तो मेरे अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे कहने लगे, परेशानी की कोई बात नहीं, जाओ मेरा बेटा, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। मैं जैसे ही पानी का गिलास लेकर वापस लौटी तो कानों में गूंजने वाली आवाज ने मुझे साकिन कर दिया। अपने अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान परेशान खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे अब्बा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे लगा कि अब्बा की बात सुनकर कमरे की छत मुझ पर आन गिरेगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ। मुझ पर इस कदर जुल्म वो कैसे ढा सकते हैं? मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे और मैं चुपचाप वहीं बैठ गई, क्योंकि मैं अपने हक में नहीं बोल सकती थी, ना ही मुझे इस बात की इजाजत थी कि मैं अपने लिए आवाज उठाऊं। एक अच्छी बेटी बनकर मुझे अपने अब्बा के फैसले के आगे सर झुकाना था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे अब्बू ने मुझे किस काम के लिए भेजा है। पानी का गिलास तो कप का मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था। मैं शदीद सदमे में थी। मुझे देखकर मेरी बहनें भी परेशान हो गई और मुझे दिलासे देने लगी, लेकिन अब उनके दिलासों से मुझे कहाँ सुकून आना था, क्योंकि अब
शायद सारी उम्र की गुलामी मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी थी, क्योंकि मेरे अब्बा का कहना था कि अभी मेरा निकाह होने जा रहा है हवेली में। इससे आगे तो मुझसे कुछ सुना ही नहीं गया। मेरे कान ही बंद हो गए थे इस कदर भयानक खबर को सुनकर। पिछली ईद पर मेरी अम्मा ने मुझे एक जोड़ा बनवा कर दिया था। मेरी बहनों ने मुझे वही पहनाकर तैयार कर दिया। बाहर मेरे अब्बा की आवाजें आ रही थी कि जल्दी सब काम निपटा लो, किसी भी काम में ताखिर नहीं होनी चाहिए। और मेरे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दिसंबर की बारिशों का सिलसिला भी जारी था और थोड़ी देर में काफी जोर शोर से बारिश आना शुरू हो गई। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बारिश की वजह से एक और रात में सुकून से गुजार सकूंगी। मैंने एक चिट्ठी लिखकर अपनी सहेली की छोटी बहन के हाथों कामी को भेजी थी। ये भी कामी ने ही मुझे कहा था कि जो बात करनी हो ऐसे कर सकती हो, और मैंने उस चिट्ठी में कामी को तमाम सूरत हाल से आगाह किया था। मैं कामी को बहुत पसंद करती थी। मैं उससे 2 बार मिली थी। उसने मुझे अपना नाम कामी बताया और उसने कहा कि वो हमारे गांव में ही रहता है और मुझे बहुत पसंद करता है। थोड़ी ही देर बाद कामी का जवाब आ गया और उसने कहा कि परेशान मत हो, मेरा तुमसे वादा है कि मैं सुबह तुम्हें इज्जत और मान से रुखसत करवा कर ले जाऊंगा। मैं एकदम खामोश हो गई। पूरी रात मैंने आंखों में ही काटी। दिल में हजारों खौफ और वसवसे जन्म ले रहे थे। बस एक आस और एक उम्मीद बाकी थी जो कामी ने दिलाई थी। लेकिन दिमाग अभी भी इस बात को मानने से इनकारी था, क्योंकि एक जालिम और जाबिर जागीरदार के साथ मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। नाश्ता करने के बाद मेरे अब्बा जागीरदार की हवेली चले गए। मेरी बहनें मेरी माँ से सवाल जवाब कर रही थी कि आखिर अब्बा नूरी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मेरी माँ उन्हें रोते हुए बस यही जवाब दे रही थी कि तुम्हारे अब्बा आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना। तकरीबन 2 घंटों के बाद मेरे अब्बू घर वापस लौटे। उनके हाथों में खाने पीने की काफी अशिया थी। आते ही उन्होंने मेरी माँ को कहा कि निकाह की तैयारी करो, 1 घंटे तक जागीरदार साहब के घराने वाले आ जाएंगे। और उनकी बात सुनकर मेरा खून रगों में मुंजमद हो गया था, क्योंकि अभी तक कामी का कोई अता पता नहीं था। मैं अभी तक इंतजार कर रही थी कि कब कामी आए और मुझे इस मुश्किल वक्त में से निकाले। लेकिन मेरा इंतजार ही रहा और कामी ना आया। थोड़ी देर बाद बाहर शोर शुरू हो गया कि जागीरदार के घराने वाले आ गए हैं, और फिर सब कुछ चंद लम्हों में ही हो गया और मुझे तमाम उम्र के लिए बांदी बनाकर चौधरी के घर रुखसत कर दिया गया। मेरी शादी आम शादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना ही मैं आम दुल्हनों की तरह हंसती मुस्कुराती हुई थी, क्योंकि मैं अपनी औकात जानती थी कि मुझे इस घर में क्यों लाया गया है। क्योंकि एक नौकर की बेटी नौकरानी तो हो सकती है, अगर कभी भी रानी नहीं, क्योंकि अजल से उसकी किस्मत नौकरानियों जैसी ही लिखी जा चुकी होती है। मुझे इस वक्त कामी पर शदीद गुस्सा आने लगा। कितना धोखेबाज निकला था वो। अगर चौधरी से नहीं लड़ सकता था तो ना लड़ता, कम से कम वादे करके झूठी उम्मीद तो ना दिलाता। निकाह के बाद मुझे एक आलीशान कमरे में लाकर बिठाया गया। कुछ देर बाद कमरे में मेरे दुल्हा की आमद हुई, और जैसे ही मैंने अपने शौहर की एक झलक देखी तो मेरे होशो हवास उड़ गए, क्योंकि मेरा शौहर कोई और नहीं बल्कि उसी वक्त बाहर शोर की आवाज गूंजी और मेरा शौहर बाहर की जानिब चला गया। मैं अभी तक हको दक बैठी थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि जो झलक मैंने देखी है ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन दिल कह रहा था कि ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है। मेरे पास सवालात तो ज्यादा थे, लेकिन उनका जवाब कोई भी ना था। इसके बाद मैं सारी रात इंतजार में बैठी रही, लेकिन कमरे में मेरा शौहर वापस न लौटा, और ना ही मुझे पता चला कि बाहर किस चीज का शोर था। अगले दिन सुबह 2 औरतें मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा शौहर चला गया है और मैं उसका इंतजार न करूं। मेरे लिए ये एक और झटका था। मैंने उनसे बहुत पूछा कि कहाँ गया है, मुझे कुछ तो बताओ, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मुझे इस हवेली में किसी भी चीज की कोई कमी न थी। मैं हैरान और परेशान थी कि मैं तो एक नौकरानी के तौर पर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ तो सभी मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। मुझे खाना लाकर देना, मेरी तमाम जरूरतों का ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मुझे शहजादियों की तरह संभाल रहे थे। लेकिन मैं वो शहजादी थी जो किसी सल्तनत में आकर कैद हो गई थी। इस हवेली में मुझे आलीशान कमरा दिया हुआ था और मैं सिर्फ उसी कमरे में रह सकती थी। उस कमरे में हर किस्म का ऐशो आराम था, लेकिन मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। ये बात मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि एक ही कमरे में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं किसी कैद खाने में हूं। मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। मैं एक कमरे में रह रहकर तंग आ गई थी। मुझे अपने माँ बाप से मिलना था, अपनी बहनों को देखना था। मैं अगर नौकरों से कोई बात करने की कोशिश भी करती
तो वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। अब तो चुप रह रहकर मैं भी थक गई थी। आखिरकार मैंने उनमें से एक को कहा कि जागीरदार की बीवी को जाकर पैगाम दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। एक दिन के इंतजार के बाद जागीरदार की बीवी मेरे पास आई। वो उधेड़ उम्र की औरत थी, लेकिन इस उम्र में भी उनका वकार कायम था। उनकी चाल में गुरूर था जो देखने वाले को उनका कायल करता था, और मैं भी उनको देखते ही कायल हो गई। वो बहुत गुरूर और शान के साथ मेरे पास आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की और कहा कि बताओ लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कमी है? मैंने उन्हें कहा, मुझे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे ये तमाम चीजें ना भी मुहैया होती तो मैं इनके बगैर रह सकती थी, क्योंकि मैंने तमाम उम्र इन सब चीजों के बगैर ही बसर की है। आप बस मुझे इस कैद से निकालें। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने सूरज का मुंह नहीं देखा। यहाँ अब मुझे घुटन महसूस होने लगी है। मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों से मिलना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे घर वाले किस हाल में होंगे। वो भी मुझसे नहीं मिले तो वो काफी परेशान होंगे। मैं जागीरदार की बीवी के सामने काफी डरी हुई थी, इसीलिए मैंने अपनी तमाम बातें उनको एक सांस में ही कह डाली थी। जागीरदार की बीवी ने बहुत तहम्मुल से मेरी बातें सुनी और मुझे कहने लगी, अब से यही तुम्हारी किस्मत है और तुम्हें ऐसे ही रहना है। तुम अपने घर वालों से नहीं मिल सकती, क्योंकि अब तुम जागीरदार आजम मलिक की बहू और जागीरदार कामरान मलिक की बीवी हो, और हमारे यहाँ नई दुल्हन पूरा 1 साल सूरज का मुंह नहीं देखती और न ही अपने घर वालों से मिलती है। उनकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई कि ये कैसी बातें कर रही हैं और ये इनकी कौन सी रस्में हैं। मैंने कहा, ये कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप? यहाँ एक दिन गुजारना मुश्किल है और आप पूरे 1 साल की बात कर रही हैं। मैं 1 साल तक इस कैद खाने में कैसे रह सकती हूँ? और मैं आपकी ऐसी कोई भी रस्म को पूरा नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें हर हाल में इस रस्म को पूरा करना है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा और ना ही 1 साल तक तुम अपने शौहर से मिल सकती हो। मैं तो अभी तक उनकी बातों को सुनकर हैरान और परेशान थी। वो ये तमाम बातें सुनाकर वहां से चली गई और मैं वहां पर यही सोचती रही कि आखिर मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है और मैं ये 1 साल का लंबा अरसा कैसे गुजारूंगी। मैं अपने अब्बा से अभी तक नाराज थी। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती थी और उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर मेरे साथ नाइंसाफी की क्या वजह थी जो बड़ी 2 बहनों को बिठाकर मुझे एक जालिम जागीरदार घराने में भेज दिया है, जहां मैं खुली फिजा में सांस भी नहीं ले सकती। और अब तो मुझे अपने अब्बा से और ज्यादा नाराजगी होने लगी, क्योंकि मैं कैदियों जैसी जिंदगी सिर्फ उन्हीं की वजह से जी रही थी। मैं 1 साल तक ऐसे नहीं रह सकती थी। मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं अब यहां से निकलने के बारे में सोचने लगी। मैं रास्ते ढूंढने लगी कि आखिर किस तरह से यहां से बाहर जा सकती हूँ। मुझे जो औरत खाना देने के लिए आती थी, मैंने उसे चंद जड़ी बूटियों के नाम लिख कर दिए और उससे कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये जड़ी बूटियां ला कर दो, मैंने अपने लिए दवा बनानी है। और उसने कहा कि मैं अपनी मालकन से इजाजत लेकर फिर ही तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। इस हवेली में मालकन जागीरदार की बीवी को बुलाया जाता था। मैंने कहा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर तुमने मुझे ये जड़ी बूटियां लाकर नहीं दी तो। मैं बचपन से इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। अगले दिन उसने मुझे वो जड़ी बूटियां दी। मैंने उन्हें पीसा और उनकी दवा बना ली और शाम का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो शाम को मुझे खाना देने के लिए आई, मैंने उसे वो जड़ी बूटियों वाली दवा सुंघा दी। मैंने अपने गांव के हकीम से तिब को सीखा था और उसी हकीम खाने में मेरी मुलाकात कामी से हुई थी। मैं अच्छे से जानती थी कि बेहोशी की दवा कैसे बनाई जाती है और इस तरह मैंने उस दवा की मदद से उस औरत को बेहोश कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां से बाहर निकली। मुझे लगा था कि मुझ पर पहरेदार होंगे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। एक कमरे से गुजरते हुए मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंजी, जिन्हें सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरे वालिद थे, जो जागीरदार के सामने सर झुकाकर खड़े थे। जागीरदार साहब, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। आपको खुदा का वास्ता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है या नहीं, वो किस हाल में है। मेरे अब्बा जागीरदार के सामने गिड़गिड़ा कर उनकी मिन्नतें कर रहे थे और उसी वक्त जागीरदार उठा और उसने मेरे अब्बा के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि अब सिर्फ मेरी बहू है। उस लड़की की वजह से मैंने अपने बेटे को भी अपने से दूर रखा हुआ है। जब तक वो लड़की 18 साल की नहीं हो जाती और वो तमाम दौलत मेरे नाम नहीं कर देती, मैं उस लड़की को कहीं भी नहीं जाने दूंगा और ना ही किसी से मिलने दूंगा। मैं तो जागीरदार की बात सुनकर हैरान थी कि मेरे पास ऐसी कौन सी दौलत है जिसे जागीरदार साहब हासिल करना चाहते हैं। मुझे उसकी बात समझ न आई।
मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मेरे माँ बाप पर बहुत मुसीबत आएगी, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप पे मुसीबत आए। इसीलिए मैं चुपचाप जागीरदार के कमरे में चली गई। मुझे देखकर जागीरदार और उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई। जागीरदार ने हैरान होकर पूछा, लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे कहा, जिस दौलत की वजह से आपने मेरे बाप के मुंह पर तमाचा मारा है, मैं उस दौलत को आपका कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जानती थी कि जागीरदार ने किस दौलत की बात की है, लेकिन मैं अपने बाप की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मैंने ये बात कह डाली। मेरी सामने नजर पड़ी तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कामी कोई और नहीं, जागीरदार का बेटा कामरान है। शादी की रात भी मैंने एक झलक ही देखी थी, लेकिन मैंने उसे अपना वहम भी तस्वुर किया था। लेकिन वो मेरा वहम नहीं था, बल्कि हकीकत थी कि कामी ही मेरी बारात लेकर आया था। मेरे दिल ने शुक्राने अदा किए कि शुक्र है कि कामी ने अपना वादा पूरा किया। अब मुझे कामरान से पूछना था कि अगर वो सब कुछ जानता था तो उसने मुझे अंधेरे में क्यों रखा, और अब वो कहाँ है। जागीरदार की बीवी का फोन बजा और उसने अपना मोबाइल उठाते ही कहा, कामरान बेटा, तुम्हारी बीवी अभी मैके से नहीं आई, जैसे ही लौटेगी मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। मैंने जैसे ही जागीरदार की बीवी की बात सुनी, मेरे कानों से धुआं निकलने लग गया कि वो इस कदर झूठ आखिर क्यों बोल रही है। मैंने आगे बढ़कर झपट के फोन अपने कान से लगा लिया और कहा, कामी, खुदारा यहाँ जल्दी आओ, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मैंने अभी यही बात की थी कि जागीरदार ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और उसी वक्त तमाम नौकरों को चिल्लाकर बुलाने लगा। मैंने कहा, कोई फायदा नहीं है अब किसी को बुलाने का। आपके पापों का गढ़ा भर चुका है। आपके बेटे को आपकी असलियत का पता चल चुका है और वो आता ही होगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं अपने अब्बा के गले लग गई और उनको लेकर अपने घर चली गई। मेरी माँ और बहनें मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मेरे अब्बा मुझसे माफिया मांगने लगे। वो बहुत परेशान थे कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। वो मुझे बताने लगे कि किस तरह जागीरदार साहब ने उन्हें मजबूर किया था अपने पास रहने के लिए। मेरे अब्बा ने मुझे बताया कि नूरी, तुम जागीरदार के बड़े भाई की बेटी हो। जागीरदार ने दौलत की खातिर अपने भाई और भाभी की जान ले ली। मैं तब जागीरदार के बड़े भाई के यहाँ मुलाजिम था। मैंने जागीरदार के सामने हाथ जोड़े और उससे कहा कि खुदारा इस मासूम बच्ची को मत मारो और इसे मुझे दे दो, मैं इसकी परवरिश करूंगा। और मैंने तुम्हारी परवरिश कर दी। इसी वजह से मुझे जागीरदार घर नहीं आने देता था। कुछ दिनों बाद जागीरदार को इस बात की खबर हुई कि उसके भाई ने अपनी तमाम दौलत अपनी बेटी के नाम कर दी है, और जब तक उसकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक दौलत किसी के भी नाम नहीं हो सकती। जब जागीरदार ने यह सुना तो तैश में आ गया। जागीरदार तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप इसे मत मारें, बल्कि जब ये 18 साल की हो जाएगी तो इसकी तमाम दौलत ले लीजिएगा। और इसीलिए वो तुम्हारे लिए राशन भिजवाता था ताकि तुम्हें कुछ ना हो और वो दौलत हड़प कर सके। लेकिन जागीरदार के बेटे ने शायद तुम्हें कहीं देखा था और उसने अपने बाप से जिद की कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा, जबकि जागीरदार वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन कामरान की बेजा जिद की वजह से जागीरदार को उसका निकाह तुम्हारे साथ करवाना ही पड़ा, और इसी वजह से उसने तुम्हें अपने बेटे से दूर एक कमरे में बंद करके रखा और अपने बेटे को किसी कामकाज के हवाले से बाहर भेजा हुआ है। वो चाहता है कि तुम 18 साल की होकर उसके खौफ से तमाम दौलत उसे दे दो और उसके बाद वो तुम्हारी हस्ती भी जमीन से मिटा देगा। अपने बाप की ये सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गई कि दौलत के लालच में कोई इस कदर भी अंधा हो सकता है कि वो अपने ही भाई और भाभी को मार डाले। जिस वक्त मेरे अब्बा मुझे ये बातें बता रहे थे, उसी वक्त कामरान ने हमारी सारी बातें सुन ली। वो मेरे अब्बा के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दें, आपको इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं। मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा और मेरे माँ बाप की तरफ से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद कामी मुझे अपने साथ ले आया और उसने पुलिस में केस दर्ज करवाकर अपने माँ बाप को उनके किए की सजा दिलवाने का फैसला किया। क्योंकि ये कामी के लिए बहुत कठिन फैसला था, लेकिन उसने इस पर अमल किया। मैं तो अभी इसी गम से नहीं निकली थी कि मेरे माँ बाप को कत्ल जागीरदार ने किया है, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा चाचा है। कामरान ने मुझे बहुत दिलासे दिए और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। मैंने उसे बताया कि किस तरह मुझे एक कमरे में कैद रखा गया था और मुझसे झूठ बोले गए। कामरान ने कहा कि वो अब कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा और हमेशा मेरा साथ देगा। कामरान ने मुझे बताया
कि मैंने निकाह की जल्दी इसीलिए की थी कि अब्बू जान मेरी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहते थे, और मैंने इनकार कर दिया और जिद की कि मैं शादी तुम्ही से करूंगा और सादगी से जल्द अज जल्द करूंगा। तो अब्बू जान ने गुस्से में कहा कि ठीक है, फिर आज ही कर लो, और इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सका। मैं तमाम बातें सुनकर मुतमईन हो गई कि जिस बाप ने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, इस सब में उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। मैं ऐसे ही अपने अब्बा से नाराजगी जता रही थी। दौलत की लालच ने मेरे चाचा चाची को अंधा कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। गांव वालों को जब सारी हकीकत का पता चला तो वो भी जागीरदार को सजा दिलवाना चाहते थे। कामरान ने मेरी तरफ से केस लड़ा और फिर मेरे चाचा चाची को सख्त से सख्त सजा दिलवाई। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसी तरह मेरे चाचा चाची का लालच उन्हें ले डूबा और उनके हाथ में कुछ भी ना बचा, यहां तक कि वो अपना बेटा भी खो बैठे। अब मैं एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हूं, कामरान मलिक के संग। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें